हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो इतिहास के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमने शुरू कर रखी है। उसकी सीरीज़ मैंने चला रखी है। उसके अंदर ऑलरेडी 4 क्लासेस अपलोड कर दी है मैंने। प्लेलिस्ट भी बना दी है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसके अंदर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आपको किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नोट्स मैंने खुद ने बनाए हैं। लॉकडाउन का बेनिफिट आप भी उठाइए। जिस प्रकार से मैं अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हूँ, जैसे सुभाष चंद्र बोस है, रविंद्रनाथ टैगोर है, स्वामी विवेकानंद है, इनकी जीवनी को पढ़कर मैं अपने जो ज्ञान है उसको और ज़्यादा बढ़ा रही हूँ। वैसे ही आप लोग भी जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ पे मेहनत करिए, रीजनिंग में इंटरेस्ट है रीजनिंग पे मेहनत करिए। जिस टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में पढ़िए, ताकि आपकी नॉलेज जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो। क्योंकि कोरोना वायरस के कारण आपको पता है लॉकडाउन है, कब तक रहेगा, कैसे सारे हालात सही होंगे, कुछ नहीं पता। तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था 1858 का। अब हम पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो किसी को भी आपने ये नहीं सोचना किसको हम शासन बोल रहे हैं, किसको हम परिषद बोल रहे हैं। आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज़ लिंक बना के किया करो आप, कि कोई भी जो नया अधिनियम है वो क्यों आएगा, कोई भी नया एक्ट क्यों आएगा। अगर पहले वाले एक्ट के अंदर कोई भी कमियां है तो उसको दूर करने के लिए हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो नेक्स्ट एक्ट इंट्रोड्यूस करती थी, क्योंकि पहले वाले एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती थी। उसी प्रकार से जब हमारे यहाँ पे कंपनी का शासन चल रहा था, जब हमारे यहाँ पे कंपनी का शासन चल रहा था 1857 की क्रांति के बाद 1858 में तो कंपनी का शासन खत्म हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई कब थी, मैं पीछे वाला थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। 1600 ईस्वी में वो भारत में आई थी। उसका एकमात्र उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। तो वो ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेके, वहाँ की महारानी से परमिशन लेके भारत में आई, भारत में व्यापार करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे उसने भारत में व्यापार किया, उसको ये पता चला कि भारत में तो, भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बोलते, यहाँ पे बहुत सारी संपत्तियाँ, बहुत सारा सोना, बहुत प्रकार के मसाले। आपको पता है कि पुर्तगाली वास्को डी गामा क्यों आया था 1498 में, समुद्री रास्ते से भारत की खोज की थी और केरल के अंदर वो उतरा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले थे, व्यापार करने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, लेबर बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, उसने सोचा धीरे धीरे कि भारत के ऊपर एकाधिकार किया जाए, यानी कि भारत के ऊपर शासन किया जाए। तो 1757 में इसी उद्देश्य के लिए प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे अपने लोगों ने ही धोखा दिया था। अगर आप इनकी डिटेल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे भी अपने लोगों ने धोखा दिया था और यहाँ भी अपने लोगों ने धोखा दिया था, जिसके कारण अंग्रेज जो है वो भारत पे शासन करने लगे। अब 1757 और 64 के बाद बंगाल उस टाइम का बहुत बड़ा प्रांत था। उस टाइम का बंगाल बहुत बड़ा था, जिसमें आज का बिहार भी आता है, आज का असम भी आता है और आज का बांग्लादेश भी आता है। वो बहुत बड़ा प्रांत था, जिसके अंदर बहुत सारी धन संपत्ति थी, बहुत संपन्न था पूरा का पूरा बंगाल। तो वो बंगाल के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। इसी तरीके से धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया और वहां पे शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपको ये पता चलेगा यहाँ पे कि अब कंपनी धीरे धीरे शासन करना शुरू कर रही है। तो ये बात ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन क्राउन के पास ये बात पहुंच रही है। वहाँ के लोगों को ये पता चल रहा है कि कंपनी जो है वो इतना पैसा कमा रही है और कंपनी के जो एम्प्लॉई है वो अपनी जेबें ही भर रहे हैं। जब वो इंग्लैंड जाते थे तो उन्होंने इतनी सारी वहाँ पे संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, अलग अलग चीज़ें उन्होंने खरीद रखी थी। तो वहाँ की जो ब्रिटिश थी, वहाँ की जो सरकार थी, उनको ये लगने लगा था कि अगर कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत नियंत्रण नहीं रखा गया, क्योंकि कंपनी ने शासन करना शुरू कर दिया था, तो कंपनी के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं रखा गया तो अभी तो कंपनी भारत के ऊपर शासन कर रही है, लेकिन भारतीयों को लूट लूट के वो इतना पैसा इकट्ठा कर लेगी, इतना अपने जेबों के अंदर इतना पैसा वो भर लेंगे, हो सकता है कि वो ब्रिटेन को भी अपने कब्जे में करने के लिए सोचे। तो उन्होंने क्या किया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे। क्यों लेके आए थे ये, ताकि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रेगुलेट किया जा सके, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र रखी जा सके। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें
बहुत सारी कमियां थी जिसको दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आया था। फिर ये 20-20 सालों के गैप के बाद आया था। 1793 के बाद आपको बस इतना याद रखना है, 1793 का चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया था। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया था और उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया था। इस प्रकार से कई चार्टर एक्ट आए थे। उसके बाद जो थी 1857 की क्रांति आ चुकी थी भारत के अंदर, क्योंकि भारत के लोगों का जो गुस्सा है वो एकदम एंड पे पहुंच चुका था, जो कभी ना कभी किसी चिंगारी के रूप में बाहर आना ही था। तो 1857 की क्रांति हुई। इस क्रांति में हम असफल तो रहे, लेकिन हमें ये पहला हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि बीडी सावरकर जी ने यही बोला था कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। इससे हमें एक उम्मीद मिली कि भारतीयों में भी इतनी हिम्मत है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और ये बात जब ब्रिटेन पहुंची तो ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी को बोला कि कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने गई है या भारत में इस प्रकार का खून खराबा करने गई है। तो 1858 का अधिनियम लेके आए और 1858 के अधिनियम के अंदर कंपनी का शासन भारत से पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और भारत किसके कंट्रोल में आ गया? ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। तो इतनी चीज़ें हमने चर्चा की है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल क्या होते हैं। दूसरे लेक्चर में 1857 की क्रांति पढ़ी थी हमने। तीसरे लेक्चर में 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई। चौथे लेक्चर में मैंने 1858 का अधिनियम बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि ऐसी क्या कमियां थी जिसके कारण 1858 का जो अधिनियम है वो 1858 के अधिनियम में क्या कमियां थी जिसको दूर करने के लिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया। ये याद रखना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, यानी भारत शासन अधिनियम था। और ये कौन सा है? भारत परिषद अधिनियम है कि इसके अंदर जो वायसराय की परिषद होती है, जो उसकी काउंसिल होती है, उसके अंदर चेंज करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। ठीक है, तो 1858 वाले में क्या था? कंपनी का शासन खत्म कर दिया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पद खत्म करके एक नया पद बनाया गया था जिसका नाम क्या था? भारत सचिव था। भारत सचिव की भी एक परिषद होती है, काउंसिल होती है, उसमें 15 मेंबर थे। 7 मेंबर कंपनी चुनेगी और 8 मेंबर कौन चुनेगा? ब्रिटिश सरकार चुनेगी, यानी कि ब्रिटेन की संसद चुनेगी। इतना मैंने आपको करा दिया था। अगर आपको नहीं पता तो पीछे वाली वीडियो सुन लेना। और एक और काम क्या हुआ था इसके अंदर? भारत का जो गवर्नर जनरल है उसके पद का नाम चेंज करके क्या बना दिया? भारत का वायसराय बना दिया। क्योंकि गवर्नर जनरल को कौन चुनता था? तो वो कंपनी चुनती थी। कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब वायसराय किसके रूप में काम करेंगे? तो वो ब्रिटेन के प्रतिनिधि यानी क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वो भारत में काम करेंगे। अगर आप हिस्ट्री को लिंक करके पढ़ोगे ना तो ही ये समझ में आएगी, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं हर एक पॉइंट यहाँ पे डिटेल में लिख रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। प्लीज़ वीडियो के दौरान अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसको स्किप मत करना। इससे क्या होगा? हमें थोड़ा सा रिवेन्यू मिल जाएगा जिसका यूज़ हम आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाने में, नोट्स बनाने में या फिर लेक्चर्स प्रोवाइड कराने के अंदर इसका हम यूज़ करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं होता, बिना पैसों के तो घर के अंदर कोई काम नहीं होते, बिना पैसों के आप लोग भी जॉब नहीं करोगे और बिना पैसों के तो हमारा देश ही नहीं चल रहा। हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के दौरान अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आए तो उसको पूरा देखा करो। ओके, हाँ जी। तो अब हम पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। पीछे वाला लिंक करना जरूरी था ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आए। 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1861 में अंग्रेज जो है यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है वो कौन सा अधिनियम लेके आए? भारत परिषद अधिनियम लेके आए। 1858 के अधिनियम में उन्होंने पूरी पूरी कोशिश ये की थी कि 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी, 1858 के अधिनियम में कंपनी का शासन खत्म कर दिया। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि भारतीय जनता को ये विश्वास दिलाया जा सके कि अब कंपनी के जो अत्याचार है वो समाप्त हो चुके हैं, राजाओं को उनका अधिकार दिया जाएगा, भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी, यानी ब्रिटिश सरकार के अंडर में जो भारत रहेगा वो पहले से बहुत अच्छा होगा। भारत में जो लोगों को उनके अधिकार दिए जाएंगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इंडिया के लिए जो भी रूल्स बनेंगे उसके अंदर भारतीयों को भी भागीदारी दी जाएगी। उन्होंने पूरी कोशिश की थी ये बताने के लिए कि ये जो 1858 का अधिनियम है यानी कि अब भारत के ऊपर हमारा शासन चलेगा और आपके भारत को हम बहुत अच्छे से, यानी एक विदेशी ये बता रहे हैं हमारे यहाँ पे एक्ट लेके आ रहे हैं
और हमें ये बता रहे हैं कि पूरे भारत को कैसे चलाना है। आपको पता है हमारी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और ये कितनी पुरानी सभ्यता है जिसके अंदर एक पूरा प्री प्लान स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है कि कितनी अच्छी वो सभ्यता थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे ऊपर आक्रमण हुए वैसे वैसे हमारी सभ्यता जो है वो धीरे धीरे क्या होती गई, खत्म होती गई, और विदेश इतनी ज़्यादा खत्म हो गई कि विदेशियों ने आकर हमें ये बताया कि हमें कैसे जीना है, हमारे क्या अधिकार होंगे। और यही 1858 के अधिनियम में भी बताया गया था। और अब उनका शोषण नहीं होगा। भारतीयों को अपने विश्वास में लेके उन्होंने 1857 की क्रांति धीरे धीरे उनको अपने विश्वास में ले लिया। और भारतीय भी ऐसे ही होते थे, उनको भी यही लगता था कि अंग्रेज जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं। तो 2 साल तक ये क्रांति चली थी और 1859 में ये क्रांति पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास में ले लिया था लोगों को। अब अंग्रेजों को ये लगने लगा था 1858 के अधिनियम में कुछ ना कुछ तो कमियां थी। अंग्रेजों को अब ये लगने लगा था अगर शासन में अभी भी कुछ कमियां, यानी शासन करने में अभी भी बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण वो क्या लेके आए थे, 1861 का भारत शासन अधिनियम लेके आए थे। क्यों लेके आए थे? क्योंकि उनको ये पता चल गया था, अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि भारतीयों के सहयोग के बिना भारत पर शासन करना संभव नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि वो भारतीयों को पार्टिसिपेट करने नहीं देती थी, सीधा अपना राज करती थी, हर किसी जगहों को अपने कब्जे में ले लेना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स शुरू कर दी थी। राजाओं के अगर खुद के पुत्र नहीं है तो उनके राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो कहीं भी भारतीयों का पार्टिसिपेशन नहीं था उसमें। और अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था, ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ गया था कि भारतीयों के सहयोग के बिना भारत पर शासन करना पॉसिबल नहीं है। और इस अधिनियम में देश के प्रशासन में भारतीयों को शामिल किया गया, यानी पहली बार देश को चलाने के लिए भारतीयों को शामिल किया गया इस अधिनियम में, यानी देश के प्रशासन में भारतीयों को शामिल किया गया। और उनको सिर्फ उन्होंने ये इस अधिनियम में ये बोला गया था कि हम देश को चलाने के लिए आपको शामिल करेंगे, यानी आम जनता को नहीं। जो बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े नवाब थे, उनको शामिल जरूर किया गया, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए। उनको कोई भी हक नहीं था, वो कोई भी बात पे बोल नहीं सकते थे। हाँ, बस उनको शामिल कर दिया कि जो भी अंग्रेज बोल रहे हैं बस उनको बैठ के सुनना है। ठीक है, और इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया सहयोग की नीति। तो सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन आएगा, सहयोग की नीति किस अधिनियम द्वारा लाई गई थी, यानी भारतीयों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो सहयोग की नीति में नाम मात्र का दिया गया था, लेकिन कम से कम हम वहां पे जाके बैठ सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, इतना अधिकार दिया गया था। आगे समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आप आराम से यहाँ से नोट कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, मैंने हर पॉइंट डिटेल में लिखा है। 1861 के अधिनियम के द्वारा नए प्रांत बनाए गए, नए नए प्रांत बनाए गए थे। जो वाइसराय थे उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो पूरे भारत का शासन चलाने के लिए नए नए प्रांत बना सकते हैं, और उनको संभालने के लिए किसकी नियुक्ति कर सकते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति कर सकते हैं, ताकि वो उसको संभाले और भारत का जो है वो विकास हो। ठीक है, इनडायरेक्ट तो अंग्रेजों का ही विकास हो रहा था, लेकिन भारतीयों को ऐसा जताया जा रहा था कि इससे भारतीयों का विकास हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वायसराय की परिषद में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। वायसराय की परिषद में पहले 4 सदस्य थे। आपको पता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके द्वारा जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल बना दिया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर को क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और कंपनी को रेगुलेट, अब ये गवर्नर जनरल है, इसको कौन चुनेगा? इसको तो कंपनी चुनेगी। अब गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद बनाई गई थी, एक काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। और ये जो 4 मेंबर है, इनको कौन चुनेगी? तो इनको ब्रिटिश की जो संसद है वो चुनेगी, ताकि कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके और कंपनी अपनी मनमानी ना कर सके। अब ये जो 4 मेंबर है, और इसमें ये बोला गया कि जो भी डिसीजन होगा वो बहुमत से डिसीजन होगा। अब ये जो चारों मेंबर है ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, तो ये 3 मेंबर एक साथ हो जाते थे, और गवर्नर जनरल जो है वो कोई भी प्रस्ताव जो है वो पारित ही नहीं कर सकते थे। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। जो ये गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसमें जो ये 4 सदस्य थे, इनको घटा के कितना कर दिया? 3 सदस्य कर दिया इनको घटा के। और गवर्नर जनरल को क्या बोला गया? अगर वो एक सदस्य की भी सहमति ले लेते हैं किसी मामले के ऊपर, एक तो खुद गवर्नर जनरल है, अगर वो एक सदस्य की भी सहमति लेते हैं तो यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ भी 2 हो गए, यानी किसी भी बात के लिए टाई हो गया। अब गवर्नर जनरल को एक अधिकार दिया गया कि वो कास्टिंग वोट दे सकता है, और वो तो खुद ही को देगा, तो कास्टिंग वोट भी एक उसके पास हो गया। यानी गवर्नर जनरल के पास टोटल वोट कितने हो गए? 2 हो गए थे यहाँ पे, तो टोटल 3 वोट हो गए। और गवर्नर जनरल इससे क्या कर सकते थे? कोई भी प्रस्ताव जो है उसको पारित कर सकते थे। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, 1833 का क्या आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया था। उसके द्वारा वापस से इस परिषद की संख्या कितनी कर दी, 4 कर दी थी, क्योंकि कंपनी को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब क्या हुआ था, उसके बाद वो 4 रही थी। उसके बाद वायसराय की परिषद के अंदर फिर तो गवर्नर जनरल जो है 1858 के अधिनियम में उनका नाम क्या हो गया, वायसराय हो गया। अब जो ये 4 सदस्य थे, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय परिषद भी बोलते हैं इसको, वायसराय की परिषद भी बोलते हैं, उसका और ज़्यादा विस्तार किया गया था और उसमें एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। अब उसकी परिषद के अंदर टोटल मेंबर कितने हैं, 5 मेंबर है। याद रखना है आपको, वायसराय की जो परिषद है ना, वायसराय की जो परिषद है, 2 प्रकार की परिषद होती है। जैसे हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। यानी एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक होती है लेजिस्लेटिव बॉडी और एक होती है जुडिशरी। आपने सुना होगा, एक कानून बनाती है, दूसरे कानून को लागू करती है और तीसरी अगर कानून सही ना बने या सही बने या नहीं बने, ये देखने का काम करती है। वैसे ही पहले भी हुआ करता था, गवर्नर जनरल की 2 परिषद हुआ करती थी, एक कानून बनाती थी और एक कानून को लागू करती थी। और यहाँ पे जिस परिषद की बात हो रही है, ये उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यानी कार्यकारिणी परिषद है। इसमें टोटल मेंबर कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी परिषद की संख्या 4 से बढ़ा के 5 की गई थी। तो 1861 का अधिनियम था और ये 5वां व्यक्ति वही होगा जिसको कानून व्यवस्था की पूरी तरीके से समझ होगी और वो कानून व्यवस्था के बारे में जानता होगा। इसमें भारतीय नहीं था कोई भी, ये सारे के सारे सदस्य जो होते थे वो अंग्रेजी होते थे। आगे समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, कैनिंग उस समय का भारत का वायसराय था। ध्यान रखना है आपको, भारत का वायसराय था ना ये। तो कैनिंग ने पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली शुरू करी, यानी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पहली बार 1861 में देखने के लिए मिली थी, जिसको आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। अब मोदी सरकार है, आपको पता है लोकसभा है, राज्यसभा है, उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। उसके बाद एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट संभालना है। स्वास्थ्य मंत्री कौन होंगे, गृह मंत्री कौन होंगे, रक्षा मंत्री कौन होंगे, ताकि वो अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी आराम से संभाल पाए। वैसे ही ये व्यवस्था शुरू किसने करी थी, तो ये कैनिंग ने शुरू करी थी। सबसे पहले मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू करी थी और परिषद के सभी सदस्यों को अलग अलग विभाग दिए गए थे ताकि वो अच्छे से काम करें। आगे समझ में। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग इसको पढ़ लेना। उसके बाद शासन को और अच्छी तरीके से चलाने के लिए कैनिंग ने ये सुझाव दिया कि और ज़्यादा सदस्यों की ज़रूरत होगी, यानी कि हम ही कानून बनाए, हम ही उसको लागू करें। इससे बेटर है कि कानून बनाने के लिए हमें कुछ और मेंबर दिए जाएं और उसके ऊपर हम विचार करके फिर उसको लागू कर दें। तो वायसराय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको दी गई थी और उसके परिषद का विस्तार किया गया था। यानी मिनिमम उसको अतिरिक्त सदस्य रखने का अधिकार दिया गया था, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। यानी जितने चाहे वो 6 से शुरू करके 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने मर्जी चाहे वो रख सकते हैं, वो उसकी मदद करेंगे। टोटल कितने हो गए, अब देखो 5 तो ऑलरेडी है वो, ठीक है। उसके बाद अगर वो 12 रखता है तो टोटल 17 मेंबर हो गए अब भारत को संभालने के लिए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सदस्य वायसराय द्वारा चुने जाएंगे, उसको अधिकार दिया गया था कि ये वाले जो सदस्य है वो कौन चुनेगा, ये वायसराय चुनेगा, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होगा, 2 वर्ष का होगा। और इसमें कम से कम कितने सदस्य, क्योंकि भारतीयों को भी तो अपने विश्वास में लेना है, तो कम से कम आधे सदस्य भारतीय यानी कि गैर सरकारी, उस टाइम पे सरकारी बोला जाता था अंग्रेजों को और गैर सरकारी बोला जाता था भारतीयों को, ठीक है। कम से कम आधे सदस्य भारतीय होंगे। याद रखना है 5 में नहीं है, ये 5 में सारे के सारे अंग्रेज थे, लेकिन उसके अतिरिक्त जो ये सदस्य चुने जाएंगे ना, जो कानून बनाएंगे, ये जो भारत में रह के कानून बनाएंगे, ये अगर वो 6 सदस्य चुनता है तो उसमें 3 भारतीय होंगे, अगर वो 12 सदस्य चुनता है तो 6 भारतीय होंगे। आगे समझ में। तो 2 प्रकार की काउंसिल थी, नाम ही इसका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है। तो आपको ध्यान रखना है काउंसिल के ऊपर ही काम किया जा रहा है, इसके अंदर 2 काउंसिल है। आगे आगे और भी एक्ट आएंगे तो उसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी दिक्कत हो तो आप अभी पूछ लेना, ठीक है। और ये सदस्य कौन होंगे जो इस काउंसिल के अंदर होंगे, जो कानून बनाने में मदद करेंगे, ये सदस्य होंगे कौन, जो भारतीय सदस्य होंगे वो कौन होंगे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे, जो बड़े बड़े नवाब, जो बड़े बड़े जमींदार, जो ऑलरेडी अंग्रेजों की बातें मानते थे, जो अंग्रेजों का साथ देते थे, वही होंगे, ताकि कानून बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको बताया था सिर्फ नाम मात्र के लिए ही भारतीयों को इसके अंदर परमिशन दी गई थी ताकि वो खुश हो जाए, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि वो कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ वहाँ पे बैठे रहेंगे।
सकेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी अंग्रेजों की गुलामी करते थे, बहुत सारे तो ऐसे थे 1857 की क्रांति के टाइम अंग्रेजों को जाके बता दिया था कि भारतीय लोग क्रांति कर रहे हैं और खुद के लोगों को ही उन्होंने मरवा दिया था। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, अपने घर के लोग अपने भारत की तबाही का मेन कारण बने थे। और इस अधिनियम के द्वारा नेक्स्ट पॉइंट है, 3 प्रेसिडेंसी थी, आपको पता है। एक थी हमारे पास मुंबई, एक थी मद्रास और एक थी बंगाल। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें बंगाल थी। तो इस अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास की जो परिषद थी उसको अपने लिए कानून बनाने और उसमें संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। पहले उनसे छीन ली गई थी, सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। यहाँ पे उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, यानी वो खुद के कानून बना सकते हैं, उसमें संशोधन बना कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तो वायसराय का ही होगा। लेकिन वो कुछ हद तक उनको परमिशन दे दी गई थी। मुंबई और मद्रास की जो गवर्नर थे उनको थोड़े बहुत अधिकार यहाँ पे दे दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉर्ड कैनिंग ने अपनी परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया था आगे जाके। वो भारतीय कौन थे? एक बनारस के राजा, एक पटियाला के राजा थे और एक सर दिनकर राव थे। ठीक है, तो पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था वो जितने सदस्य भी चुनेंगे उसमें से आधे भारतीय होंगे, तो उनमें उन्होंने 6 चुने होंगे, तब उनमें 3 भारतीयों को शामिल किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों की स्थापना की गई थी। अलग अलग जगहों पर विधान परिषद बनाई गई थी ताकि भारत में कानून व्यवस्था और शासन को और अच्छे से चलाया जा सके। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया था, यानी अगर उसके परिषद के मेंबर नहीं भी हैं तो भी वो अध्यादेश जारी कर सकता है। आपको पता है कोई भी कानून बनता है, हमारे यहाँ पे लोकसभा में बिल जाता है, राज्यसभा में बिल जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करता है तो कानून बनता है। पहले क्या होता था कि अगर इमरजेंसी है, राष्ट्रपति को इमरजेंसी है, तो अभी भी अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, और वो अध्यादेश जो है वो थोड़े टाइम के लिए वैलिड होता है। उसके बाद जब भी लोकसभा और राज्यसभा बैठती है तब उसको पास करवाना पड़ता है। तो आज भी राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, राज्यपाल के पास भी ये पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वैसे ही वायसराय को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था कि अगर कोई भी कानून बनाना है इमरजेंसी में तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और वो थोड़े टाइम के लिए वैलिड रहेंगे। उसके बाद जब परिषद आएगी तो वहां से उसको जो है वो पास करवा लिया जाएगा। आ गया समझ में? तो ये था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।